हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस पे। इलास्टिक कोलिजन, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है पहली बात तो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात देखो, जैसे ये कैरम बोर्ड है। ओके, और इस कैरम बोर्ड पे मान लीजिए मैं एक गोटी ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं स्ट्राइकर से इसे स्ट्राइक करता हूँ। अगर मैं स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक करता हूँ और ये दोनों कोलिजन के बाद में इसी लाइन के अलोंग मूव करने लग जाए, इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो इसी डायरेक्शन के अलोंग रहे। जो कोलिजन के पहले ये कंडीशन थी, ये वाला ऑब्जेक्ट रुका हुआ था सेकंड वाला, एंड देन फिर बाद में दोनों मूव कर रहे हैं इस तरफ। अगर ये एक ही लाइन में मूव करते हुए जा रहे हैं ना, तो ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर मैं स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक करता हूँ और यहाँ पे ये गोटी है, कॉलिजन के बाद में ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर चले जाएं, तो इसका मतलब ये कॉलिजन इन टू डायमेंशन हो जाएगा। ओके, जैसे मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पे जाते हैं। जैसे कैरम बोर्ड पे ये स्ट्राइकर है और ये गोटी है, ठीक है। तो स्ट्राइकर जब इस गोटी को स्ट्राइक करेगा तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर हेड ऑन कॉलिजन हुआ तो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होगी और ये बिल्कुल सीधे जाने चाहिए। लेकिन अगर इसका कॉलिजन जो है वो टू डायमेंशन में हुआ, ओके, या ऑब्लिक कॉलिजन हुआ, हेड ऑन कॉलिजन नहीं हुआ, तो फिर ये किसी एंगल पे जाने चाहिए। आपने देखा कि स्ट्राइकर उधर चला गया और गोली उधर चली गई, इसका मतलब जो कॉलिजन था दोनों के बीच में वो हेड ऑन नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको ये तो पता चल गया है कि इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन क्या होता है। हम लोग यहाँ पर इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखो यार, जो वन डायमेंशनल जो अपना कॉलिजन हुआ था ना, उसको आप लोग हेड ऑन कॉलिजन भी कहते हैं। हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है, द फोर्स ड्यूरिंग द कॉलिजन इज अलोंग द इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ये दो बॉल्स अगर आपस में टकराई हैं, तो हेड ऑन में क्या होता है यार, आमने सामने की टक्कर होती है। इन दोनों का जो सेंटर, इनको मिलाने वाली लाइन और जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो सेम लाइन में होता है। लेकिन अगर हेड ऑन कॉलिजन नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो पाता, और कॉलिजन क्या होता है, टू डायमेंशन में हो जाता है। अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे बड़ा फेमस एग्जांपल है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बॉल्स ले रहे हैं और दोनों ही बॉल की जो मास है वो मैंने सेम ले ली है। ये जो बॉल है, यह मान लीजिए यू स्पीड से चलती हुई आ रही है और दूसरी बॉल जो है वो रेस्ट में है। कॉलिजन के बाद में दोनों बॉल्स किधर जाएंगी, इनका मोशन कैसा होगा, वो हम लोग निकालने वाले हैं। मान लीजिए कि कॉलिजन के बाद में एक बॉल इधर चली गई और एक बॉल इधर चली गई। तो ये जो बॉल इस तरफ गई एक बॉल और एक बॉल इस तरफ गई है, इनकी जो स्पीड है वो कितनी है, v1, और इसकी स्पीड कितनी है, v2। और मान लीजिए मेरे को बताना है कि ये कॉलिजन के बाद में कितने एंगल पे जाएंगे। तो लेट से मैंने मान लिया कि जो पहली वाली बॉल है ये अल्फा एंगल पे गई यहाँ से और दूसरी वाली बॉल बीटा एंगल पे गई। एंड आई हैव टू फाइंड कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, दोनों बॉल्स के बीच में एंगल कितना होगा। देखो, कॉलिजन इलास्टिक है तो ये तो तय हुआ कि वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये जो आपके पास में v1 वेलोसिटी वाली जो बॉल है, इसके मैं कंपोनेंट कर देता हूँ वेलोसिटी के। तो इसके कंपोनेंट कैसे होंगे ज़रा देखो। ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v1 कॉस अल्फा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v1 साइन अल्फा। और जो v2 की बात कर रहे हो, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये जो दोनों कंपोनेंट होंगे इसके v2 के, इसके अंदर देखो ये एंगल बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, बीटा। और ये हो जाएगा v2 कॉस बीटा, ये हो जाएगा v2 साइन बीटा। वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर ये जो एक्स डायरेक्शन थी और ये वाई डायरेक्शन थी, तो एक्स डायरेक्शन में कॉलिजन के पहले का मोमेंटम कितना था, mu इसका, एंड इसका कितना, 0। अब कॉलिजन के बाद में इस पहली बॉल का मोमेंटम होगा mv1 कॉस अल्फा, प्लस इसका होगा दूसरी वाली बॉल का होगा mv2 कॉस बीटा। देखो मास से मास कट जाएंगे एंड हमको मिलेगा u बराबर v1 कॉस अल्फा प्लस v2 कॉस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। दूसरी बात देखो, वाई डायरेक्शन में ये मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरह लाया, एक्स एक्सिस में लगाया। अगर मैं यही लॉ वाई एक्सिस में लगाता हूँ
तो बताइए वाई एक्सिस के अंदर मोमेंटम कितना था कॉलिजन के पहले? 0 था ना। देखो इसका भी कोई मोमेंटम नहीं था, इसका भी कोई मोमेंटम नहीं था वाई में, तो वो 0 था। कॉलिजन के बाद में इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv2 साइन बीटा ऊपर की तरफ, एंड इसका कितना हो जाएगा नीचे की तरफ? तो माइनस mv1 साइन अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इधर से अगर मैं m हटा देता हूँ, ओके, तो 0 इज इक्वल्स टू m v2 साइन बीटा v2 साइन बीटा माइनस v1 साइन अल्फा। ये 0 है। तो देखो मास और ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो रही है, तो डेफिनेटली कोई एक 0 है, मास तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ कि v2 साइन बीटा माइनस v1 साइन अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 को भी यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, 1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये दो इक्वेशंस हो गई। ओके, एक इक्वेशन और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है पूरे सिस्टम की, के इनिशियल बराबर के फाइनल। तो कोलिजन के पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर कोलिजन के बाद में दोनों की काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे वाली की 0। कोलिजन के बाद में इसकी हाफ एम वी वन स्क्वायर, इसकी हाफ एम वी टू स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कट गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। देखो यार इक्वेशन नंबर 3 में यू स्क्वायर की टर्म है, वी वन स्क्वायर की टर्म है, वी टू स्क्वायर की टर्म है। तो यार मैं काम करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दूँ, ये रे 1, एंड 2 का स्क्वायर कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ। देखो 1 का स्क्वायर किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया, 2 का भी इसका स्क्वायर किया, इधर v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस इसके अंदर v2 साइन बीटा माइनस v1 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस 2v1 v2 cos अल्फा cos बीटा। इस तरह से इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2v1 v2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो गाइज मैंने अब क्या किया कि इसमें जो v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा था और जो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा था, यहाँ से v1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। इसी तरह से मैंने क्या किया कि जो आपका v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा था और v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा था, इनमें से v2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। एंड जो एक टर्म बच गई ये वाली है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 2v1 v2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। डन है जी। अच्छा, अब देखो इसको मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ, आपको आगे की स्टेप क्या होनी चाहिए। आगे की जो स्टेप है ये करने के लिए मुझे सिर्फ सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको यू स्क्वायर दिख रहा है, इस यू स्क्वायर को तो मैंने ऐसा कैसा यू स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। फिर ये जो v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 लिख दिया और इसको भी मैंने 1 लिख दिया। तो ये हो गया आपका v2 स्क्वायर प्लस ये देखो 2v1 v2 तो है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है? कॉस ए प्लस बी, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया। एंड जो यू स्क्वायर है गाइस, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इधर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कट गया, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कट गया, 2v1 v2
कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। देखो यार 1 2 3 और 4 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही हैं तो डेफिनेटली कोई एक क्वांटिटी ज़रूर 0 है। ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 0। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कॉस के अंदर जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 कब होती है? जब वो वैल्यू कितनी हो जाती है 90 डिग्री। तो लीजिए ये बात तय होगी कि अल्फा और बीटा दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। ऑलवेज ये जो एंगल होगा हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। V2 इधर जा रहा है और V1 इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ऑलवेज। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे गाइस तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, है ना। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो लेकिन ऐसा तभी है जब दोनों बॉल के मास क्या हो इक्वल, दूसरी वाली बॉल क्या हुई रुकी हुई, और कॉलिजन कैसा हो 2 डायमेंशन में। देखो जैसे इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 बॉल्स हैं आपकी। अ बॉल ए स्ट्राइक्स इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल बॉल बी रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और आइडेंटिकल बॉल्स हैं मतलब दोनों के मास आपस में बराबर हैं, विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से इसने स्ट्राइक किया ऐसे। v एंड vb आर द स्पीड्स ऑफ द बॉल a एंड b आफ्टर कॉलिजन। तो va और vb का रेशियो क्या होगा? देखो जब जैसे 2 बॉल्स इस तरह से आके एक दूसरे से टकराई आपस में, तो ये ऑब्वियसली इलास्टिक कॉलिजन है इन 2 डायमेंशन, मास बराबर है, दूसरी वाली बॉल रेस्ट में है, तो ऑब्वियसली कॉलिजन के बाद में दोनों बॉल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर जाएंगी। जैसे टक्कर हुई है यहाँ पे तो ये फोर्स इस बी के ऊपर ऐसे लगा होगा, और फोर्स लगने के कारण ये जो बी बॉल है इस तरफ गई होगी, और जो ए बॉल है वो से 90 डिग्री पर गई होगी। तो ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इसकी वेलोसिटी VA, इसकी वेलोसिटी VB। तो कॉलिजन के बाद में मुझे पता है कि जो भी मोमेंटम था पहले x डायरेक्शन में था, y के अंदर किसी प्रकार का कोई मोमेंटम नहीं था। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि y डायरेक्शन के अंदर ये जो वेलोसिटी है VA, ये तो कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट, VA साइन 60 और ये VB साइन 30, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। VA साइन 60 क्यों बराबर होंगे? क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। VA साइन 60 की वैल्यू VB साइन 30 के बराबर होगी। तो VA साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू कितना आ गया 1/√3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग इलास्टिक कॉलिजन के जो क्वेश्चंस है ना वो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कोई कॉलिजन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी वेलोसिटी है ए की और जो बी का जो सेंटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा, जो हेड ऑन कॉलिजन होगा, हेड ऑन कॉलिजन में क्या होगा कि बॉल आमने सामने भिड़ती हैं, तो जो इनके सेंटर्स हैं और जो वेलोसिटी की जो लाइन होती है वो एक ही लाइन होती है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होता है 0। हेड ऑन कॉलिजन्स के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है, और अगर हेड ऑन कॉलिजन ना हो तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 नहीं होता। आई थिंक आपकी बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हुई होंगी, है ना। इलास्टिक कॉलिजन जो है 2 डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अब आपके दिमाग में हमेशा ये एंगल कितना घूमेगा 90 डिग्री। बस ध्यान रखना दोनों के मास क्या होने चाहिए इक्वल, दूसरी वाली बॉल क्या होनी चाहिए रेस्ट में। ये जो प्रोफाइल है ये आपकी बड़ी मदद करेगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।